विविध की बचे हुए प्रश्नों को देखेंगे टॉपिक के रूप में। और आज जो है वो पार्ट थॉट से हम देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। और ये जो है आज फिनिश होने वाला है विविध सेक्शन। इसी तरह जो है वो आपका एंसेंट हिस्ट्री आज कंप्लीट हो जाएगा डियर। और आप लोगों ने बहुत पसंद किया इस चीज़ को, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। इस वीडियो में 83 नंबर प्रश्नों से देखेंगे। प्रीवियस वीडियो तक जो है वो हमने 82 नंबर प्रश्नों तक कर लिया था, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आज जो है वो 83 नंबर प्रश्नों से हम देखेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि दंडी महादेवी किस जो है वंश की स्त्री शासक थी। तो भौमकर की थी, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि भौमकर वंश जो है वो 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य पूर्वी भारत के कुछ भागों पर जो शासन करने वाला राजवंश था। इसी वंश में गौरी महादेवी, बकुल महादेवी, परम माहेश्वरी, दंडी महादेवी ने राजत्व प्राप्त किया था। यहाँ देख सकते हैं चक्रवर्ती आपका क्षेत्र की परिकल्पना का विकास हुआ, तो आपका हिंदू पुराणों में हुआ था। ये जो है वो राइट हो जाएगा। चक्रवर्ती क्षेत्र की अवधारणा स्पेशली वस्तुतः गुप्तकालीन हिंदू पुराणों से संबंधित है। कालिदास ने ही चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के साम्राज्य विस्तार की तुलना अयोध्या वंशी राजा भृगु तथा दिलीप की जो है वो दिग्विजय से की थी। यहाँ देख सकते हैं नालंदा महाविहार के अंतिम कुलपति कौन थे। तो ये स्पेशली राहुल श्रीभद्र जी थे। तो यहाँ पे ये जो है वो लास्ट हो जाएगा। लास्ट जो है वो स्पेशली कुलपति के बारे में पूछा जा रहा है। देख सकते हैं नालंदा महाविद्यालय के अंतिम कुलपति या मठाधीश राहुल श्रीभद्र थे। ये विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख थे। इन्हीं के समय बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर के बर्बाद कर दिया। अगला देख सकते हैं कौशेय आपका शब्द का प्रयोग किया गया, तो रेशम के लिए किया गया। सी जो वो राइट हो जाएगा। कौशेय शब्द का प्रयोग जो है वो रेशम के लिए किया गया था। इससे निर्मित उत्तरीय वस्त्र जिसे साधु या सन्यासी धारण करते थे, उसे दुकुल कौशेय कहा जाता था। अगला देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो यहाँ पे है कि किसी भी काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी। तो स्पेशली धर्मशास्त्रों के समय हुई थी। तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं धर्मशास्त्रों के समय वर्ण का आधार आपका जन्म हो गया। इस वर्ण से वर्ण जातियों में परिवर्तित हो गए थे तथा यही वो आपका समय था जब समाज में अस्पृश्यता का उदय हुआ। पाणिनि ने दो प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया, निर्वासित शूद्र और अनिर्वासित शूद्र हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं गंदिकों ने स्पेशली सिक्के चलाए। इसका प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, तो कौशाम्बी से होता है। ये जो है वो राइट हो जाएगा। गांधिक जिसका शब्द जो है वो अर्थ गंध विक्रेता होता है, किंतु वास्तविक अर्थ व्यापारी है। गांधिकों के संघ के सिक्के कौशाम्बी के आसपास के क्षेत्रों से मिलते हैं। त्रिपुरी, महिष्मती, विदिशा, एरन, माध्यमिक आदि नगरों का उल्लेख भी गंधिकों की जो ताम्र मुद्रा पर मिलता है। अगला देख सकते हैं कि रोम से आपका भारत की ओर सोने के बहते जाने की जो वो बातें किसने कही थी, तो प्लिनी ने कहा था। तो स्पेशली आपका डी जो वो राइट हो जाएगा। कुषाण काल में भारत और रोम के बीच भारी व्यापार शुरू हुआ और प्रचुर मात्रा में सोना यहाँ पहुँचने लगा। प्लिनी ने रोम निवासियों की कटु आलोचना यह कहकर की कि वे विलास सामग्री जो है वो खरीदने में भारतवर्ष को इतना सोना दे रहे हैं कि उनके देश यानी रोम को भारी आर्थिक क्षति सहनी पड़ रही है। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत के साथ व्यापार रोम के लिए अपूर्णीय क्षति है, किसने कहा था, तो प्लिनी ने कहा था। ये जो वो राइट हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं कि तीसरी शताब्दी में वारंगल आपका प्रसिद्ध था, तो लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु था। तो सी जो वो राइट हो जाएंगे। वारंगल जो है वो दक्षिण भारत का एक प्रमुख नगर था और यहाँ लोहे और उसके उपकरण बनते थे। यहाँ लोहे की प्रमुख जो है वो खानें थी। यहाँ के जंगलों में भारी जो है वो आपका जंगलों में हाथी भारी मात्रा में रहते थे। उनका उपयोग सेना में आपका गज सेना के रूप में होता था। अगला देख सकते हैं कि अर्घट क्या था, तो पानी की ऊपर उठाने का एक उपकरण था। तो सी जो है वो
राइट हो जाएगा। अर्घट कुएँ से जो है वो पानी को ऊपर निकालने का एक उपकरण था जिसका उपयोग खेत की सिंचाई के लिए होता था। गाथा सप्तशती से आपको ज्ञात होता है कि संभवतः सबसे पहले अर्घट का प्रयोग सिंचाई के लिए आंध्र सातवाहन काल में किए जाने लगा था। परवर्ती उत्तर काल में अर्घट का प्रयोग जो है वो सिंचाई के लिए बहुतायत रूप में होने लगा। यहाँ अगला है कि निम्नलिखित में से किसने मानसून की खोज की थी? तो आपका हिपालस ने किया था, तो स्पेशली बी जो है वो राइट हो जाएंगे। ईसा की जो है वो पहले शताब्दी में हिपालस नामक ग्रीक नाविक ने अरब सागर से चलने वाले मानसूनी जो है वो मानसून हवाओं की जानकारी दी। इससे पश्चिमी एशिया के बंदरगाहों में व्यापार और अधिक सुगम हो गया। ठीक है, मतलब पहले से ज़्यादा। यहाँ देख सकते हैं प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याणी को वेंगी से जोड़ता था? तो तगर हो जाएंगे, तगर ए जो है वो राइट हो जाएगा। ये कल्याणी से वेंगी को जोड़ता है, ए राइट हो जाएगा। प्राचीन भारत में गुप्तोत्तर काल का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र तगर यानी चालुक्य की राजधानी कल्याणी को पूर्वी जैव चालुक्यों की राजधानी वेंगी से जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित था। ध्यान देने वाली बात है कि ताम्रलिपि, त्रिपुरी, देवल, थाना और खंबात और भड़ोच गुप्तोत्तर काल के प्रमुख जो है वो अन्य प्रमुख बंदरगाह थे। गुप्तोत्तर काल में व्यापार वाणिज्य की अवनति तथा जो है वो भूमि अनुदानों के फलस्वरूप ही सामंतवाद का उदय हुआ। अगला देख सकते हैं प्राचीन जो है वो भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे तो विदक भागम कहते थे, तो यहाँ पे ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं प्राचीन भारत में सिंचाई कार्य को विदक भागम अथवा उदक भाग भी कहा गया है। अर्थशास्त्र के अनुसार नदी, सरोवर, कुएं से सिंचाई करने वाले कृषक से उपज का 1/5 भाग एवं राजकीय नहर से सिंचाई करने वाले से 1/3 भाग विदक भागम के रूप में वसूला जाना चाहिए। विधि हिंदू विधि द्वारा मान्य कर उपज का जो वो छठा भाग यानी 1/6 था। अगला देख सकते हैं कि हिंदू विधि द्वारा मान्य कर जितना था तो उपज का 1/6 था, भी जो है वो राइट हो जाएगा। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान जो है वो सर्वप्रथम किसने किया था? तो नारद ने किया था, ये जो है वो राइट हो जाएगा। नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हुए उनके मुक्ति का भी उपाय बताया है। स्मृतिकारों में सर्वप्रथम नारद ने ही दास मुक्ति के अनुष्ठान के विधान का उल्लेख किया है। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अत्यंतज नहीं है? तो यवन नहीं थे, चंडाल, नट और राजुक थे, स्पेशली यवन नहीं हो जाएंगे, डी जो है वो राइट हो जाएगा। गुप्तोत्तर काल में आपका स्पृश्य यानी अन्त्यज यानी जातियों की संख्या और अस्पृश्यता की भावना में वृद्धि हुई। चंडालों को तो बहुत पहले से ही अस्पृश्य माना जाता था, किंतु इस काल की स्मृतियों से 7 अन्य जातियों का उल्लेख है, यानी रजक यानी धोबी, चमरकार यानी चमार, नट, वरुड यानी चटाई, टोकरी आदि बनाने वाले, कैवर्त, धीवर, भेद, आदिवासी जाति और वराट के नाम जो है अत्यंजों की श्रेणी में दिए गए हैं। स्कंद पुराण और बृहद धर्म में 18 अन्त्यज जातियों का जो वो उल्लेख किया गया है। अगला देख सकते हैं कि 7वीं शताब्दी के बाद ब्राह्मणों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? तो कायस्थों ने किया, तो डी जे वो राइट हो जाएगा। 7वीं शताब्दी तक भारत में सामंतवाद प्रचलित हो चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप कायस्थ नामक एक नवीन जाति का उदय हुआ। इसने जो है वो ब्राह्मणों के लिखा पढ़ी के कार्य को हस्तगत कर लिया एवं भूमि दान आदि के कागजों में हेरफेर किया। परिणामतः जो है वो अधिकांश ब्राह्मण आपका जो है स्मृतिकारों ने कायस्थों की निंदा की, क्योंकि इससे सर्वाधिक प्रभावित ब्राह्मण ही थे। अगला देखते हैं। अगला देख सकते हैं कि मनुस्मृति में एक अविवाहित और उसके प्रेमी के स्वैच्छिक मिलन के परिणाम स्वरूप विवाह किस प्रकार का माना जाता है? तो ये जो है वो छठा प्रकार का हो जाएगा, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं कि स्मृति ग्रंथों में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है। ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस 50 हो जाएंगे।
प्रथम चार को जो है वो प्रस्थ तथा आपका अंतिम चार को अप्रस्थ कहा गया, यानी जो है वो यहाँ ये चार और यहाँ जो है वो प्रस्थ हो जाएंगे। पहला प्रस्थ है और अप्रस्थ है लास्ट वाले। अगला है कि गंधर्व विवाह जो है वो छठा प्रकार का विवाह है। यह प्रणय विवाह था जिसमें माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या एक दूसरे के गुणों पर अशक्त होकर के अपना विवाह कर लेते थे। कुछ इसमें स्मृतिकारों ने धार्मिक तथा नैतिक आधार पर इसका विरोध किया है। वात्स्यायन ने इसे सबसे पूजित बताया है। मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं स्नेहचिन्ह रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती थी। अगला देख सकते हैं यहाँ पे मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं और निम्नलिखित में से किस रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती थी, तो स्नेह चिन्ह से कर सकती थी। सीजे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो वो कौन दंपति अनुलोम विवाह का प्रतिनिधित्व करती है, तो राजशेखर अवंती सुंदरी हो जाएंगे, तो डी जो वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं प्राचीन हिंदू समाज में अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों का भी प्रचलन था। अनुलोम में उच्च वर्ग का व्यक्ति अपने ठीक नीचे के वर्ण की कन्या के साथ विवाह करता था। वैदिक समाज में इस प्रकार के विवाह प्रायः आपका हुआ करते थे क्योंकि वर्ण व्यवस्था के बंधन कठोर नहीं थे। राजतरंगिणी तथा कथा सरित सागर जैसे ग्रंथों में इस प्रकार के कई विवाहों के उदाहरण मिलते हैं। दिए गए प्रश्नों में राजशेखर अवंती सुंदरी अनुलोम विवाह का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला देख सकते हैं कि अविवाहित कन्या का विवाह किस शब्द से जाना जाता है, तो कानिन शब्द से जानते थे। तो अविवाहित कन्या का पुत्र, तो बी जो वो राइट हो जाएगा। कानिन सब पुत्र जो वो पिता के घर रहने वाली कन्या से किसी गुप्त पुरुष के शारीरिक संबंध द्वारा उत्पन्न होता था। बाद में जिस पुरुष से कन्या का विवाह होता था वही उसका जो वो पिता माना जाता था। अगला है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में विवाह के राजाओं का संपर्क था, तो जावा सुमात्रा से था, तो डी जो वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं गुप्त काल के बाद जो वो बिहार के साथ ही साथ समूचे भारतीय क्षेत्र ने व्यापारिक उद्देश्य से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ अपनी मित्रता बढ़ाई, जिसमें इंडोनेशिया में आपका स्थित जावा सुमात्रा द्वीपों का महत्वपूर्ण स्थान है। पाल शासकों जैसे साम्राज्य में बिहार का संपूर्ण भाग था के काल में शैलेंद्र वंशीय शासकों ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को अपने गांवों को दान में दिया था। अगला देख सकते हैं कि प्राचीन जेवो नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था, तो सिंधु और झेलम के बीच था, तो ए जेवो राइट हो जाएगा। वर्तमान पाकिस्तान में रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। रामायण के अनुसार भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इस जेवो नगर की स्थापना की थी। महाभारत से पता चलता है कि परीक्षित के जयपुत्र जन्मेजय ने इसे जीता तथा यहीं पर अपना प्रसिद्ध नाग यज्ञ किया। तक्षशिला के इतिहास में प्रसिद्धि के कारण जो उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होना था। यहाँ अध्ययन करने के लिए दूर दराज से विद्यार्थी आते थे, जिनमें जो राजा तथा सामान्य जन दोनों ही आपका थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत, मगध का राजवैद्यवक सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ चाणक्य जी, बौद्ध विद्वान वसुमित्र, चरक आदि ने यहीं से शिक्षा ग्रहण की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यहाँ धनुर्विद्या का केंद्र था। वैदिक की जीव शिक्षा के लिए यह पूरे विश्व में आपका प्रसिद्ध था, यानी मतलब औषधीय वाले। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा यहीं ग्रहण की थी। चाणक्य यहाँ का प्रमुख आचार्य था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने तक्षशिला सर की खुदाई करवाया था। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित प्राचीन शहर तक्षशिला की अवस्थिति का निरूपण किसने किया था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। ई जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय चित्रकला के विषय में अनुच्छेद पर विचार कीजिए। कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, देख सकते हैं। इन चित्रों के सर्जन में मुख्य रूप से महिलाएं संलग्न होती है और इन जो वो चित्र देवताओं के पौराणिक चरित्रों और छवियों को चित्रित नहीं करते बल्कि सामाजिक जीवन को चित्रित करते हैं।
दैनिक जीवन के दृश्यों के साथ साथ आपका मनुष्य और पशुओं की छवियों एक अनाबद्ध तथा लयात्मक आपका प्रतिरूप में सर्जित की जाती है। पंख की आपका भित्तियों में श्वेत रंजित वे निष्पादन में प्रागैतिहासिक गुफा के चित्रों के काफ़ी निकट है और समानता आखेट नृत्य विजवपन और शयन जैसे कार्यों में संलग्न मानव आकृतियों को चित्रित करती है। शैलीगत जय रूप से उन्हें इस जय तथ्य द्वारा पहचाना जा सकता है और वह एक कठोर पंख जो व आधार पर कहीं कहीं लाल और पीले बिंदुओं के साथ एक रंग श्वेत से चित्रित है। यह जैव रंग चावल को पीस करके बने श्वेत जैव श्वेत चूर्ण से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि परिच्छेद को बताना है कि भारत की निम्नलिखित में से लोक एवं कला रूप की विशेषता है। तो ये वर्ली लोक चित्रकारी से है, तो सीजे वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध लोक चित्रकला है वर्ली पेंटिंग की। यह कला मुख्य रूप से महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री रेंज में रहने वाली जनजाति द्वारा प्रचलित है। वर्ली चित्रकला 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से चली आ रही है। शिलाहार राजा अपराक ने किसकी स्मृति में एक जो है वो टीका लिखी थी, तो स्पेशली याज्ञवल्क्य जी हो जाएंगे। तो शिलाहार राजा अपराक थे, तो ये स्पेशली डी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कोंकण के शिलाहार राजा अपराक ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखी। स्मृतिकारों के टीकाकार मेधा तिथि हैं। और अगला देख सकते हैं हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त दोनों ने आपका संस्कृत साहित्य में योगदान किया था, तो डी वो राइट हो जाएगा। समुद्र जो है गुप्त 335 ईस्वी में आपका गुप्त वंश का शासक बना, जबकि हर्षवर्धन का समय 606 ईस्वी है। दोनों ने संस्कृत साहित्य में योगदान दिया। गुप्त काल श्रेष्ठ कवियों का काल था और हरिसेन समुद्रगुप्त के समय संधि विग्रहिक कुमारमत और महादंड नायक था। उसकी प्रसिद्ध जो है वो कृति प्रयाग स्तंभ लेख है। यह गद्य पद्य मिश्रित यानी चंपू शैली में है। प्रयाग प्रशस्ति यानी प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त को कविराज की जो है वो उपाधि दी गई है। हर्ष भी स्वयं विद्वान था। उसने नागानंद रत्नावली और परिदर्शिका की रचना की थी। इसी के काल में वानभट्ट जैसे विद्वान जिसे हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, तो माध्यमिका नगरी हो जाएगा। भी जो है वो राइट हो जाएगा। माध्यमिका जो है राजस्थान की चित्तौड़ के निकट स्थित एक प्राचीन नगर है, जिसे वर्तमान में नगरी के नाम से जाना जाता है। माध्यमिका जो है प्राचीन शिवी जो है वो जनपद की राजधानी थी। शिवी जनपद महाभारत काल से लेकर के सिकंदर के समय तक संभवतः एक गणराज्य था। महाभारत में उल्लिखित है कि कौरवों की ओर से शिवी जनपद के प्रधान और सैनिक युद्ध में शामिल हुए थे। पतंजलि के महाभाष्य में भी इस जनपद तक यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। अरुनाथ यवना शाकेतम अरुनाथ यवनो माध्यमिक का काम हो जाएगा। यहाँ पे माध्यमिक काम है स्पेशली संस्कृत में। अगला देख सकते हैं कि इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, तो चरक और जीवक हो जाएंगे। तो सी और डी जे वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि बिंदुसार की राजवैद्य जीवक ने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। चरक संहिता की रचना कनिष्क के राजवैद्य चरक ने की थी और चरक ने ही यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। अगले प्रश्न में देख सकते हैं नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए सीजे वो राइट हो जाएगा। नालंदा के नाम से प्राचीन आपका नालंदा महाविहार की छवि उभर कर सामने आती है, जो 5वीं से 9वीं शताब्दी के बीच लगभग 700 वर्षों तक बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। जो है वो नालंदा बिहार और भारत में स्थित है। बिहार यानी भारत में स्थित है। इसकी स्थापना 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा नालंदा को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी, जो बौद्ध धर्म एवं पाली भाषा के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र है। यह वर्ष 2006 में एक डीम्ड विश्वविद्यालय बन गया।
9 जो है वो नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो है वो प्राचीन भारत की उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के क्रम चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो यहाँ पे क्रम देख सकते हैं, स्पेशली कृत है, त्रेता है, द्वापर है, कली है, सी जो है वो राइट हो जाएगा। भारत की विश्वोत्पत्ति आपका विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। कृत है, द्वापर है, त्रेता और कली है। इन युगों में देवताओं के वर्ष आपका 4800, 3000, 2400 एवं 1200 निहित है। इन युगों में देवताओं का एक वर्ष मानव के 360 वर्षों के बराबर है। इन युगों को कभी कभी सोना, चांदी, तांबा तथा लोहे जैसे धातुओं का नाम दिया जाता है। इस समय हम लोग कलयुग में वास कर रहे हैं। अगला देख सकते हैं बोरोबुदुर आपका किसका जो है वो स्पेशली स्थल है। तो जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहद स्तूप है। तो स्पेशली जो वो बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं बोरो जावा में 8वीं शताब्दी में निर्मित एक बृहद स्तूप स्थल को बोरोबुदुर के नाम से जाना जाता है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जावा, सुमात्रा आदि दक्षिण पूर्व द्वीपीय जो वो देशों में हुआ था। यहाँ देख सकते हैं कि अविमुक्त अध्ययन जो वो अविमुक्त क्षेत्र अभिधान किसके लिए है। तो वाराणसी से है। तो डी जे वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि अथर्ववेद में काशी का उल्लेख मिलता है। काशी को अविमुक्त क्षेत्र यानी अभिधाम क्षेत्र भी कहा गया है। गुटिल आपका जातक के अनुसार वाराणसी 12 जो है वो योजन विस्तृत था और भारतवर्ष की प्रधान जो है वो नगरी थी। महाभाग जातक में काशी राज्य की शक्ति एवं समृद्धि का वर्णन मिलता है। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो विष्णु से अपनी उत्पत्ति मानते हैं थे। तो स्पेशली आपका तोंडीमान मानते थे। तो स्पेशली जो है वो डी राइट हो जाएगा। तोंडीमान अपने को जो है वो विष्णु से उत्पत्ति मानते हैं। तोंडीमान इलाडी रेयान चोल जो है वो नाम चोल शासक करिकाल का समकालीन कांची का शासक था। चेर राज्य पश्चिमी तमिलकम यानी कि आधुनिक उत्तरी त्रावणकोर, कोचीन और दक्षिणी मालाबार के क्षेत्र में विस्तृत था। चेरों की जो वो राजधानी वांची या करियूर थी। चोल राज्य दक्षिण भारत में कोरोमंडल तट पर स्थित था। इसकी राजधानी तंजौर थी। पांड्य राज्य सुदूर दक्षिण में स्थित है। इसकी राजधानी मदुरा थी। अगला देख सकते हैं इस्लाम आपका धर्म स्वीकार कर चुके हिंदुओं को हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश दिलाने संबंधी नियम किस धर्मशास्त्रज्ञ ने प्रतिपादित किए हैं। तो चंदेल ने किए हैं। तो बीजे वो राइट हो जाएगा। इस्लाम धर्म ग्रहण कर चुके हिंदुओं को पुनः आपका हिंदू बनाने का विधान देवल स्मृति में दिया गया है। इस्लाम से हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश के लिए एक मंत्र का 24 बार जाप करना होता था। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसको जो यूनेस्को द्वारा जुलाई 2016 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ये डी राइट हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा स्थल को डी राइट हो जाएगा। 17 जुलाई 2016 को 3 भारतीय स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। चंडीगढ़ का आपका जो है वो कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नालंदा विश्वविद्यालय के पुरातात्विक स्थल और सिक्किम का कंचनजंगा आपका नेशनल पार्क हो जाएगा। पुरी में आपका रथ यात्रा किसके सम्मान में आपका निकाली जाती है। तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में सी जे वो राइट हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ आपका सुभद्रा और बलदेव महाराज के सम्मान में प्रतिवर्ष श्रावण मास में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ सहित सुभद्रा और बलदेव की मूर्तियां आपका रथ पर रख कर के जुलूस निकाला जाता है। अगला देख सकते हैं कि हिंदू पौराणिक आपका कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रसी के रूप में आपका स्वयं को प्रस्तुत किया। वासुकी ने किया था। बीज है वो राइट हो जाएगा।
स्कंद पुराण के अनुसार आपका अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर के समुद्र मंथन किया था। इससे 14 महारथ निकले। इसी मंथन से देव आपका वैद्य धन्वंतरी अमृत भरा कुंभ लेकर के प्रकट हुए थे। अगला देख सकते हैं विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है वर्षों का, तो 135 वर्षों का है। सीजे वो राइट हो जाएगा। उज्जैन के आपका शासक विक्रमादित्य ने 57 ईस्वी पूर्व यानी कई पुस्तकों में 58 ईस्वी पूर्व भी मिलता है वे विक्रम में संवत चलाया था, और कुषाण यानी शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया था। इस प्रकार विक्रम संवत और शक संवत में अंतर अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 135 वर्ष का हो जाएगा। अगला है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ, तो 57 ईस्वी पूर्व से हो जाएगा, तो बीजे वो राइट हो जाएगा। कार्बन डेटिंग का प्रयोग आपका किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो फॉसिल्स की। सीजे वो राइट हो जाएगा। कार्बन डेटिंग द्वारा जीवाश्मों की आयु गणना की जाती है। इसकी खोज एफ लिवी ने की थी। चट्टानों की और पृथ्वी की आयु गणना यूरेनियम डेटिंग से की जाती है, जबकि वृक्षों की आयु वार्षिक वैल्यूओं की गणना द्वारा कर लिया जाता है। 14 कार्बन का प्रयोग आपका करते हैं। इसकी जो है वो अर्ध आयु 5700 जो है वो कार्बन 14 जिसको कहते हैं, और अर्ध आयु जो है 5730 वर्ष हो जाएगा। असम का प्राचीन नाम है तो कामरूप हो जाएगा, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। असम का प्राचीन नाम कामरूप था। कामरूप आधुनिक असम का केंद्रीय भाग था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में आपका प्रत्यंत राजाओं के रूप में कामरूप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय में कामरूप का जो है वो शासक भास्कर वर्मन था। वेनशांग ने कामरूप की यात्रा की थी, और दिल्ली का जो है वो प्राचीन नाम योगनीपुर था। योगनीपुर प्राचीन नाम है तो दिल्ली का हो जाएगा, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली आपका एम्फोरा आपका जो है वो जार होता था, एक लंबा और दोनों तरफ से हाथेदार होता था। इस तरह से नहीं, मतलब राजा लोगों के समय में इस तरह से देखते होंगे, वही जो है वो स्पेशली एम्फोरा बोलते थे। प्राचीन जो है वो काल में एम्फोरा लंबा और दोनों तरफ हाथेदार जार होता था, जिसका प्रयोग शराब और तरल जो है वो पदार्थ रखने के लिए किया जाता था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से वह कौन सी एक रीति नहीं है जिसमें प्राचीन भारत में राजा उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयास करते थे, तो ये स्पेशली उच्च कर का लगाना, तो स्पेशली सी जो है वो राइट हो जाएगा। प्राचीन भारत में राजा आपका सत्ता का केंद्र बिंदु होता था। राजा अपने सत्ता को आने से आपका भिन्न और उच्च बनाए रखने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करता था। राजा स्वयं को देवताओं से जोड़ते थे, और साथ ही जो वो बड़ी उपाधियाँ धारण करता था, बड़ी बड़ी उपाधियाँ धारण करता था। राजा अनेक राज्यों की विजय पर अपनी सत्ता को उच्च बनाए रखता था। उच्च कर लगाना इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं यहाँ पे डियर कि पद और उनके अर्थ से संबंधित आपका निम्नलिखित युग्म में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो नागर कन्नी स्पेशली नागर के जो है वो स्वामित्वाधीन आपका भूमि राइट है। नटर जो है वो नर नाग देवता, ये राइट नहीं है डियर। यूपी स्पेशली जो है वो याज्ञवल्क्य स्तंभ हो जाएगा। बीरांगल जो है वो तमिलनाडु क्षेत्र में वीरशाला है, तो याद रखिएगा बी जो है वो राइट नहीं है। पद और अर्थ से सही सुमेलन निम्न है, तो नागर कन्या स्पेशली नगरम के स्वामित्वाधीन भूमि था। नाडु की स्थलीय सभा नट्टर थी। याज्ञवल्क्य स्तंभ यूप होता था। वीरागल जो है वो तमिलनाडु क्षेत्र में वीरशिला होता था। यहाँ पे जो है वो मैच करना है डियर। यहाँ देख सकते हैं कि निषाद जो है वो आखेटक होते थे। चर्मकार जो है वो करावाड़ होते थे, 1 हो जाएगा, 4 है। मछुआरों जो है वो कैवर्त होते थे, 3 है। और पुक्कुश या पॉलकुश जो है वो स्पेशली मेहतर होते थे, तो स्पेशली आपका 4132 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली जो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4132 राइट है।
देखिए निषाद जो है वो आखेटक थे और कारावार जो है चर्मकार थे, मछुआरों जो है वो कैवर्त थे, पुक्कुश या पौलकुश ये महतर हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि कथन पहला को कथन दूसरा है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं भैया। राग विशिष्ट जो वो मनोदशा दिन के समय और मौसम से संबंधित है। प्रत्येक राग के लिए 6 महिला आपका कंसोर्ट होते हैं जिन्हें रागनी आपका कहा जाता है। तो स्पेशली जो है वो फर्स्ट राइट है। अगला है सेकंड की रागमाला पेंटिंग राग और रागनी का चित्रमय विवरण है। तो कथन दोनों आपके सही है, पहला और दूसरा दोनों। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। डिटेल देख लेते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में रागनी को प्राचीन काल से ही रागों के वर्गीकरण की अवधारणा माना जाता है। एक अवधारणा के अनुसार राग को जो है वो पुरुष पात्र और रागनी को स्त्री पात्र माना गया है। राग और रागनी से संबंधित प्रमुखतः जो है वो दो अवधारणाएं प्रचलित है। पहला 6 राग और 36 रागनियाँ की अवधारणा तथा 6 राग और 30 रागनियाँ की अवधारणा, यानी 6 राग 36 और 6 राग और 30 है। पहली अवधारणा के अनुसार प्रत्येक राग की 6 पत्नियां होती हैं और दूसरी अवधारणा के अनुसार प्रत्येक राग की 5 पत्नियां होती हैं। रागमाला राग और रागनी का चित्रमय विवरण है, अतः दोनों कथन सत्य है। तो यहाँ पे आपका एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होता है डियर। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।